हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मदर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये करंट अफेयर का वीडियो जो है ये 11, 12, 13 और 14 जनवरी की करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इसको हम लोग देखेंगे। यानी 11 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में जो भी महत्वपूर्ण करंट है उसको हम लोग देखेंगे। वीडियो थोड़ा डिले हो रहा है, इसके लिए आप लोगों से क्षमा मांगते हैं और आगे से प्रयास करेंगे कि रेगुलर वीडियो आए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, यानी मानव तस्करी संबंधी राष्ट्रीय क्या है? ये राष्ट्रीय दिवस है। यानी मानव तस्करी जो होता है, खरीद विक्रय और अनेक गलत कार्यों में जो मानव को ट्रैफिकिंग के संबंधित होता है उसके प्रति अवेयरनेस करने के लिए क्या किया जाता है? नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे बनाया जाता है। कब? 11 जनवरी को। तो आप लोग को ध्यान क्या रखना है? नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस क्या है? लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस मनाया जाता है। अर्थात इसी दिन इनका लाल बहादुर शास्त्री जी का पूर्व प्रधानमंत्री है इनका निधन हुआ था। तो आप लोग को क्या ध्यान रखना है? लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस कब मनाया जाएगा? 11 जनवरी को। अब देख लेते हैं कब इनका निधन हुआ है। इनका निधन हुआ 11 जनवरी 1966 को निधन हो गया है। कहाँ पे? ताशकंद उज्बेकिस्तान में इनका निधन हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 11 जनवरी को क्या मनाया गया है? किसका स्मृति दिवस मनाया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मृति दिवस मनाया गया। और इनका निधन कब हुआ? 11 जनवरी 1966 को निधन हो गया था ताशकंद में। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री। और दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ये प्रधानमंत्री कब से कब तक थे? तो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 के बीच ये भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अगर देखा जाए इनका जन्म कब हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी का? तो 2 अक्टूबर 1904 को। कब हुआ था जन्म? 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था मुगल सराय के पास वाराणसी में। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में इनका जन्म हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी का। और 2 अक्टूबर को एक बहुत महान व्यक्तित्व के उनका भी जन्म होता है। किसका? तो महात्मा गांधी जी का भी जन्म क्या होता है? 2 अक्टूबर को ही होता है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर को होता है। आगे देखा जाए अगर तो ये 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके उपरांत शांति समारोह में क्या हुआ था? ताशकंद उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति पाकिस्तान कौन थे उस समय? जनरल अयूब खान। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इनके बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। कहाँ पे? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। तो आप लोग को ध्यान रखना है वहीं पे ही गए थे उस समझौता उस समारोह में भाग लेने के। और जैसे ही उन्होंने 10 जनवरी 1966 को ये समझौता पर या डील पर हस्ताक्षर किए उस शांति समझौता पर, उसके बाद अगले ही सुबह ताशकंद में ही अर्थात 11 जनवरी 1966 को ही इनका निधन हो जाता है ताशकंद में। और बहुत ही मृत्यु हो जाता है जिसकी वजह से कई सारी सवाल उठते हैं कि इनका निधन क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। देखा जाए तो इनका निधन कब होता है? तो 10 जनवरी 1966 को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और 11 जनवरी 1966 को निधन हुआ था। तो आप लोग को ध्यान रखना है। और देखा जाए अगर इनको 1966 में पहली बार भारत रत्न जो था मरणोपरांत दिया गया था। किसको? लाल बहादुर शास्त्री जी को सम्मानित किया गया था। यानी 1966 का जो मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। और देखा जाए इनका नारा, प्रमुख नारा देखा जाए यानी स्लोगन, तो देखा जाए नारा तो ये भारत बहुत महत्वपूर्ण नारा दिए थे। जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। जो ये साल 1965 का जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस दौरान भारत के किसानों और भारत के जवानों को हतोत्साहित से बाहर निकालने के लिए और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए ये जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। भारत पाकिस्तान युद्ध
के दौरान दिया गया था और जिसका उद्देश्य जवानों और किसानों को मनोबल को बढ़ाना था। तो हमने क्या देखा, पहला नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न क्या था, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस 11 जनवरी को मनाया गया है। और तीसरा प्रश्न देखा जाए आज का, तो नेशनल यूथ डे अर्थात राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर, स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इनका जयंती देखा जाए, दिवस मनाने का शुरुआत कब हुआ है, अर्थात 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाने की शुरुआत देखा जाए तो 1985 से ये मनाने की शुरुआत हुई है कि नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाएगा। और देखा जाए इनका जन्म, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म देखा जाए तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है और इनका निधन होता है 4 जुलाई 1902 को इनका निधन होता है स्वामी विवेकानंद जी का। इनका देखा जाएगा पूर्व में नाम, अर्थात स्वामी विवेकानंद जी का जो पूर्व में नाम या पहले नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त नाम था। क्या नाम था, नरेंद्र दत्त इनका पूर्व में नाम था। और ये रामकृष्ण परमहंस के क्या थे, अनुयायी थे या शिष्य थे उनके। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी या शिष्य कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद जी थे, रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी। और देखा जाए रामकृष्ण मिशन इन्होंने शुरुआत किया था 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किए थे स्वामी विवेकानंद जी। और प्रमुख घटना देखा जाए अगर स्वामी विवेकानंद जी की, तो 1893 ईस्वी में अमेरिका में स्थित शिकागो जो शहर है, महत्वपूर्ण शहर है, यहाँ पे सिगरेट उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व जगत में यह स्थान माना जाता है सिगरेट उद्योग के लिए शिकागो। और भी कई सारी फैक्ट्रियां और कई सारे उद्योग के लिए जाना जाता है शिकागो को। तो अमेरिका स्थित शिकागो शहर में क्या हुआ था, 1893 की बात हो रही है, शिकागो में विश्व धर्म सभा सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें भारत की ओर से सनातन धर्म की प्रतिनिधित्व किए थे कौन, स्वामी विवेकानंद। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1893 में अमेरिका में स्थित शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन किया था, स्वामी विवेकानंद जी। अब आइए अगला नेक्स्ट स्लाइड जो है स्वामी विवेकानंद से संबंधित और भी बिंदु है जिसको हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। आइए दोस्तों, मैं नेक्स्ट स्लाइड को नोट कर दिया है, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे को देख रहे थे, तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं जो भी पॉइंट बन रहे हैं। तो आगे देखा जाए तो भारत में लगभग 40% युवा निवास करते हैं, यानी भारत युवाओं का देश कहा जाता है, यूथ का देश कहा जाता है। और देखा जाए यूथ के कब से कब किन आयु के बीच में कहा जाता है, तो 15 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है, युवा कहा जाता है। और देखा जाए नेशनल यूथ फेस्टिवल क्या है, नेशनल यूथ फेस्टिवल को अब विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। यानी जो नेशनल यूथ फेस्टिवल था उसको अब क्या किस नाम से जाना जाता है, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई है, 11 जनवरी 2025 से शुरुआत कर दी गई है। और देखा जाए इस युवा मामले के मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर, स्पोर्ट एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की क्या है, ये मंत्री है, केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। अगला प्रश्न है आज का चौथा प्रश्न, लोहड़ी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। और प्रमुख परीक्षाओं में जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उन सभी में आर्ट एवं कल्चर एवं त्योहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में बनते हैं। तो पूछेगा लोहड़ी त्योहार या महोत्सव किस देश या किस राज्य में मनाया गया है। तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि लोहड़ी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो मनाया तो जाता ही है पंजाब के, मुख्यतः ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है। जो पंजाब संबंधित जो भी लोग हैं, जो भी लोग स्टेट से संबंधित है तो वो लोग मनाते हैं। तो देखा जाए तो लोहड़ी फेस्टिवल 13 जनवरी को मनाया गया। अब 13 जनवरी क्यों मनाया गया, क्योंकि मकर संक्रांति 14 जनवरी को होता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर, यानी मकर संक्रांति 14 तारीख को था, तो 13 तारीख को ही क्या किया गया है, लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक दिन पहले ही मनाया जाता है लोहड़ी त्योहार। तो इस बार 13 जनवरी को मनाया गया है लोहड़ी फेस्टिवल।
और भारत के पंजाब राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है। मकर संक्रांति के एक शाम पहले ही मनाया जाता है, जैसे कि हमने पूर्व में बताया। और ठंड का मौसम जो होता है वो बसंत की ओर बढ़ता है, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है। अगर देखा जाए अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कब मनाया गया? इस साल 14 जनवरी को ही मनाया गया। और मकर संक्रांति जैसे ही आता है, देश के अन्य अन्य राज्यों में विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल त्योहार मनाए जाने शुरू हो जाते हैं, जो किसानों के होते हैं, प्रमुख समुदायों के, विशेष समुदायों के बीच में ये त्योहार मनाया जाता है। अलग अलग समुदाय अलग अलग रूप से, अलग अलग ढंग से मनाने का ये प्रचलन है। देखा जाए तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया गया। और होता क्या है, मुख्यतः सूर्य की पूजा की जाती है मकर संक्रांति में सूर्य की पूजा की जाती है। और क्या होता है, दिन बड़े होने की शुरुआत होता है, दिन जो होता है बड़ा होता है, होना शुरू हो जाता है, और रात छोटी होनी शुरू हो जाती है, यानी दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। और देखा जाए सूर्य जो है उत्तर की ओर होना शुरू हो जाता है, अर्थात जो सूर्य की स्थिति जो है अब उत्तरायण की ओर हो जाती है। इसलिए क्या होता है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है। अब देखा जाए संक्रांति, तो सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में निकलकर दूसरे राशि में जाता है, प्रवेश करता है, इसलिए मकर संक्रांति कहा जाता है। उसे संक्रांति कहा जाता है, सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, संक्रांति कहा जाता है। और मकर संक्रांति में सूर्य मकर राशि से में प्रवेश कर रहा होता है, यानी क्या होता है, मकर संक्रांति जो कहते हैं हम लोग, तो क्या होता है, सूर्य मकर राशि से में प्रवेश करता था। इसके मकर राशि से पहले वो किस राशि में था, तो धनु राशि में था। तो ये भी प्रश्न बना हुआ कई बार, तो मकर संक्रांति जो मनाई जाती है, तो मकर राशि में जो सूर्य प्रवेश करता है उसके पहले वो किस राशि में स्थित रहता है, तो धनु राशि में रहता है। अब निकलकर किस राशि में जाता है, मकर राशि में प्रवेश करता है। अब भारत, जैसा कि हमने बताया कि भारत के अनेक अनेक राज्यों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और महोत्सव मनाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रथाएं हैं जो मनाने की मकर संक्रांति की, और अलग अलग नाम भी हैं हर राज्य के, हर स्टेट के, हर शहर के, कि किस प्रकार से वहां मनाया जाता है, क्या उसकी प्रथाएं हैं, और अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से नाम से मकर संक्रांति के बीच कौन सा कार्यक्रम होता है। तो देखा जाए खिचड़ी की मुख्यतः ना किस नाम मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, यानी मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी उत्सव या खिचड़ी मनाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। और देखा जाए उत्तरायण के नाम से गुजरात में मनाया जाता है। पोंगल ये 4 दिनों का त्योहार होता है। पोंगल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो पोंगल भी किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। और माघी या लोहरी अभी बताए हैं, ये किसमें किससे कहाँ संबंधित है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, यानी ये माघी और लोहरी किसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के लोग मनाते हैं। और देखा जाए मकर संक्रांति महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और अन्य कुछ राज्य मनाते हैं मकर संक्रांति के नाम से यह जाना जाता है। अगर देखा जाए मकर संक्रांत, हमने ऊपर बोला मकर संक्रांति और नीचे बताया क्या लिखा हुआ है हम, मकर संक्रांत जो होता है बिहार और झारखंड में मनाया जाता है मकर संक्रांत। और बिहार मकर संक्रांति कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और अन्य राज्यों में मनाया जाता है। और देखा जाए मकर विलक्कू ये मुख्यतः केरल में मनाया जाता है, इस नाम से जाना जाता है। जब मकर संक्रांति आती है तो केरल में मनाया जाता है मकर विलक्कू। और पौष संक्रांति मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति मनाया जाता है। और देखा जाए शिशुर संक्रांत जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और मकर संक्रमणा क्या है, मकर संक्रमणा ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। और देखा जाए तो पेड़ा पांडिया क्या है, पेड़ा पांडिया नाम से आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। पेड़ा पांडिया नाम से आंध्र प्रदेश नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और माघ बिहू, भोगाली बिहू ये असम में मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति जैसे ही आती है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। देखा जाए महत्वपूर्ण इसमें कौन कौन सा है, तो उत्तरायण गुजरात में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, माघी या लोहरी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में मनाया जाता है। और देखा जाए तो मकर विलक्कू कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो मकर विलक्कू ध्यान रखें हम लोग केरल में मनाया जाता है। और पौष संक्रांति भी देखा ध्यान से देखिएगा तो ये पश्चिम बंगाल मनाया जाता है। और शिशु संक्रांति जम्मू कश्मीर और
पेड़ा पांडिया ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, और माघ बिहू, भोगाली बिहू ये सब क्या है, असम में मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांत आते ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड को नोट करते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट प्रश्न को नोट कर दिया, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, छठा प्रश्न, हिम कवच। अब हाल ही में हुआ क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात डीआरडीओ हमेशा सेना संबंधी बेहतर उपकरण के निर्माण और दिशा निर्देश के लिए जानी जाती है। तो डीआरडीओ ने क्या किया है, हिम कवच नामक क्या किया है, सूट को तैयार किए हैं, जिसे पहनकर सैनिक हमारे क्या हो सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। कितने कितने तापमान तक, तो +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान को वो सूट क्या कर सकता है, सैनिकों को हमारे प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए डीआरडीओ ने ये बनाया है। इस सूट को क्या नाम रखा है, सूट का नाम हिम कवच नाम का ये सूट है। और किसने बनाया है, तो डीआरडीओ ने बनाया है, डीआरडीओ द्वारा ये निर्मित है। डीआरडीओ, अब डीआरडीओ की बात है तो डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है डीआरडीओ का। और देखा जाए डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1958, अर्थात हाल ही में जो साल का पहला दिन होता है उसी दिन मनाया जाता है डीआरडीओ स्थापना दिवस भी। तो डीआरडीओ का स्थापना कब होता है, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ स्थापना दिवस होता है। और मुख्यालय कहाँ है डीआरडीओ का, तो नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। और मोटो क्या है इसका डीआरडीओ का, तो वलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है डीआरडीओ का। और आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है। तो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है आज का 7वां नंबर प्रश्न, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कहाँ के सीएम है, उत्तर प्रदेश राज्य के दूसरी बार लगातार ये सीएम बने हैं, सीएम है और वर्तमान में भी सीएम है। तो इन्होंने क्या किया है, ऑल इंडिया रेडियो के विशेष करके एक कुंभवाणी चैनल उद्घाटन किया है। यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऑल इंडिया रेडियो से एक विशेष चैनल के क्या उद्घाटन किया है, कुंभवाणी नामक एक चैनल का इन्होंने उद्घाटन किया है। क्या नाम है उसका, कुंभवाणी। तो प्रश्न आगामी परीक्षा में जो भी बनेगा वो पूछेगा कुंभवाणी नामक चैनल किसने लॉन्च किया, किसने शुरुआत किया। तो किसने किया, योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वर्ष 2025 का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है प्रयागराज में। तो जो 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच इसका आयोजन होना है। तो आप लोग ध्यान रखें, उसी के परिप्रेक्ष्य में कुंभवाणी चैनल को लाया गया है योगी आदित्यनाथ द्वारा। अगला देखा जाए 8वां प्रश्न, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो होता है ये हर देश के पासपोर्ट को रैंक के अनुसार रखा जाता है। और ये पासपोर्ट क्या दर्शाता है कि किन किन देशों का क्या रैंक है विश्व जगत में, जो उनके पासपोर्ट से विदाउट वीजा से किन किन देशों में बिना वीजा के ये ट्रेवल कर सकते हैं लोग। जैसे देखा जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है सिंगापुर का। किसका है, सिंगापुर का। पूरे विश्व में पूरे विश्व के पासपोर्ट देशों के पासपोर्ट को मिलाया गया और इसमें पहला स्थान किसका रखा गया, पहला स्थान सिंगापुर के रखा गया। सिंगापुर के पासपोर्ट को क्यों, क्योंकि इसका जो पासपोर्ट है ये 195 देश तक क्या है, वीजा फ्री है। यानी यहाँ के अगर सिंगापुर का पासपोर्ट है 195 देशों में विदाउट वीजा के आप लोग ट्रेवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और देखा जाए तो दूसरा स्थान पर जापान है, इसका 193 देशों में घूम सकते हैं, जा सकते हैं विदाउट वीजा। और तीसरे स्थान पर कई सारे देश हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया। इसका क्या है 92 देशों तक ये सब यहाँ का अगर पासपोर्ट है तो आप लोग 92 देशों में ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीजा। और देखा जाए भारत इस विश्व में किस स्थान पर है, 50वें स्थान पर। तो कैसे प्रश्न बनेगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान था, विश्व में 25वां स्थान था भारत के पासपोर्ट का। और देखा जाए पहले स्थान पर कौन है, सिंगापुर, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, इन सभी का स्थान है। और 50वें स्थान पर भारत है। और देखा जाए ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 कौन जारी करता है और किसकी ये विश्लेषण या एनालिसिस के द्वारा ये जारी होता है, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा ये जारी किया जाता है। क्या, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 को। और देखा जाएगा सिंगापुर अगर प्रथम स्थान पर है,
सिंगापुर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। और बिल्कुल छोटा सा देश है एशिया महाद्वीप का और बहुत ही विकसित है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। और मुद्रा क्या है? यानी करेंसी सिंगापुरियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर की। और राष्ट्रपति कौन है? थर्मन संगरत्ना कौन है? वर्तमान में प्रधान राष्ट्रपति थर्मन संगरत्ना वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वाग। कौन है? लॉरेंस वाग वर्तमान में सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, 9वां नंबर प्रश्न आज करंट का। तो केंद्रीय मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी ने क्या किया है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्पेशल गीत लॉन्च किए हैं। क्या लॉन्च किए हैं? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्पेशल गीत लॉन्च किए। किसके लिए? तो कुंभ जो आयोजित हमने जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि इस वर्ष कुंभ लग रहा है कहाँ पे? प्रयागराज में। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये गीत को लॉन्च किया गया है। किसके माध्यम से? आकाशवाणी के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से। और लॉन्च कौन किए हैं? अश्विनी वैष्णव जी। अब देखा जाए आकाशवाणी पे जो गीत गाया गया, गीत जो लॉन्च किया गया, इस गीत का क्या बोल है, क्या नाम है? तो जय कुंभ। क्या नाम है? जय कुंभ के नाम से ये गीत का नाम है। और इसको गायक कौन है? इसके गायक कौन है? तो इसको गाया है रतन प्रसन्ना। कौन है? रतन प्रसन्ना जी इसको गाए हैं। और गीत का क्या नाम है? जय महाकुंभ। और लिरिक्स कौन तैयार किए हैं? तो अभिनय श्रीवास्तव जी लिरिक्स इसके तैयार किए हैं। ये आकाशवाणी का हो गया। अब देखा जाए दूरदर्शन पर जो लॉन्च हुआ है उसका गीत का क्या नाम है? तो गीत का नाम है महाकुंभ है। क्या नाम है? महाकुंभ है नामक ये गीत लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा? अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। तो दूरदर्शन पे कौन सा गीत गाया गया है? लॉन्च किया गया है। दूरदर्शन पर कौन सा गीत गाया गया है? दूरदर्शन पर महाकुंभ है नामक गीत लॉन्च किया गया है। और गायक कौन है? कैलाश खेर। कैलाश खेर का आप लोग मैक्सिमम लोग जानते होंगे। ये पद्मश्री से सम्मानित भी है कैलाश खेर जी। तो गीत का क्या नाम है? महाकुंभ है। और गायक कौन है? कैलाश खेर। और लिरिक्स कौन तैयार किए थे? तो आलोक श्रीवास्तव लिरिक्स इसके तैयार किए थे इस गीत के। अगला देखा जाए आज का 10वां नंबर प्रश्न। तो जोहान दरमानी मुहामा कौन है? जोहान दरमानी मुहामा क्या हुए हैं? ये घाना एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। घाना के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है दूसरी बार। तो आपको ध्यान रखना है कि जोहान दरमानी मुहामा कहाँ के राष्ट्रपति बने? तो घाना जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है वहां के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली है। और ये दूसरी बार इन्होंने शपथ ली है। अब देखा जाए घाना के बारे में। तो घाना की राजधानी क्या है? आक्रा। क्या है? आक्रा इसकी राजधानी है। और घाना की मुद्रा अर्थात करेंसी क्या है? घाना कैडी। वर्तमान में घाना देश की करेंसी है घाना कैडी। आइए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट प्रश्न को नोट कर दिया, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, जो लोग नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। और सर्वप्रथम एक जरूरी सूचना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विभिन्न सोशल मीडिया चैनल जैसे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया गया है। आप लोग उसको जरूर जाकर ज्वाइन करिए ताकि जो भी हम क्विज उपलब्ध कराते हैं आप लोगों को उससे फायदा मिल सके। और हमें ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है mothersclasses99@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। आप इस ईमेल आईडी से हमें संपर्क कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप और इंक्वायरी नंबर क्या है? 8005206521 पर हमें व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। आइए तो अगला प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेट समिट वेब्स अर्थात वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेट समिट वेब्स 2025 का आयोजन कौन करेगा? तो कहाँ आयोजन होगा? ये 2025 का आयोजन होगा भारत में। बस इतना ही, एक वन लाइनर के तौर पर आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर आएगा तो वैसे ये वन लाइनर के तौर पर आएगा, कुछ डिटेल जानने की जरूरत नहीं है विशेष इस पर। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेट समिट वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया। बस इतना याद रखना आप लोगों को। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12, IIT बॉम्बे। अब IIT बॉम्बे ने ऐसा काम किया है कि काफी सराहनीय है और हमेशा करता ही रहा है। IIT बॉम्बे ने दर्द रहित इंजेक्शन, अब दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शाख सिरिंज विकसित किया। यानी सुई रहित ऐसा इंजेक्शन ही बना रहे हैं लोग जिससे क्या हो? दर्द ही ना हो। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि IIT बॉम्बे ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शाख सिरिंज का
विकसित की है या विकास की है? तो आप लोग ध्यान रखें कौन किया है, IIT बॉम्बे ने ये कार्य किया है। अगला देखा जाए 13 नंबर प्रश्न, भास्कर ज्योतिदास कौन है? भास्कर ज्योतिदास, अब इनका हाल ही में निधन हो गया है, अब इनका निधन हुआ है। ये क्या थे? फिल्म निर्माता थे और किस राज्य से संबंधित थे? तो असमिया, और असम से संबंधित थे और असमिया फिल्म निर्माता थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना, भास्कर ज्योतिदास असमिया फिल्म निर्माता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये अब बात असम की है तो असम की, और एक जरूरी सूचना हम ये बता दें कि आप लोगों को ये करेंट के साथ साथ हम चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल और राजधानी और देश, अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो देश के राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लगे हाथ हम इशू को बताते रहते हैं ताकि आप लोगों को बार बार वो चीजें रिकॉल हो सके, ताकि आप लोग जल्द से जल्द ये चीजें याद कर चुके, याद कर लें, ताकि ये अलग से आपको याद ना करना पड़े कि किस राज्य का क्या राज्यपाल है, कौन राज्यपाल है, क्या राजधानी है, और किस देश की क्या राजधानी है, किस देश की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो लगे हाथ हम इसको साथ में ये भी डिस्कस करते चलते हैं ताकि आप लोगों को इससे जरूरी लाभ मिले। तो असम की बात है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य असम के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और देखा जाए मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है मुख्यमंत्री? हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। तो आप लोग को ध्यान रखना है। अगला है 14 नंबर प्रश्न, पंजाब। पंजाब ने काफी सराहनीय काम किया, ये घोषणा पहले भी आ चुका है, फिर से एक बार चर्चा में तो देख लेते हैं हम लोग। पंजाब क्या किया? 100% पाइप पानी पहुंचाने वाला राज्य बना है। यानी क्या हुआ है, पाइप्स के माध्यम से सभी 100% घरों में, जो पंजाब के सभी 100% जो भी घर हैं उस समय पाइप के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने वाला राज्य बन गया। चौथा नंबर का राज्य बना है तो 5वां नंबर का राज्य बन गया है पंजाब। अब देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो 100% पाइप के माध्यम से पानी पहुंचा दिए हैं अपने प्रदेश में या क्षेत्र में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो ऐसा कार्य कर चुके हैं, 100% पाइप से पानी पहुंचाने वाला कार्य कर रहे हैं। तो पहला है गोवा। क्या है? गोवा। दूसरा कौन किया था? अरुणाचल प्रदेश। तीसरा हरियाणा राज्य कर चुका है। चौथा तेलंगाना राज्य कर चुका है। और पांचवा, जैसा कि हमने बताया कि 5वां राज्य बन गया है पंजाब। तो आप लोग को ध्यान रखना है, पंजाब 5वां राज्य बन गया है। और 6वां गुजरात भी बन गया है 100% पानी पहुंचाने वाला। 7वां देखा जाए हिमाचल प्रदेश। 8वां मिजोरम। और बात की जाए अगर केंद्र शासित में कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने 100% पानी को 100% घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया या सप्लाई की है, तो कौन कौन से हैं केंद्र शासित प्रदेश? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार 1 नंबर हो गया, पहला हो गया। दादर नागर हवेली एवं दमन दीव 2 नंबर हो गए, यानी दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली और पुडुचेरी। यानी 3 ऐसे यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने 100% घरों में पाइपलाइन से पानी की उपलब्धता दी है। कौन कौन? अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली और दमन दीव और पुडुचेरी, यानी 1 2 3। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1 2 3 यही हो गए, बाकी 5 अभी नहीं कार्य कर पाए हैं। बाकी 3 100% घरों में सब पानी पहुंचाने वाले पाइपलाइन से माध्यम से पहुंचा दिए हैं। अगर बात की जाए ये 100% पानी पहुंचा रहे हैं ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश, किस योजना के तहत पहुंचा रहे हैं या क्या इसमें उद्देश्य क्या था? तो देखा ये किस योजना के तहत पहुंचा रहे हैं, तो हर घर जल योजना के तहत ये 100% पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाई जा रही है 100% घरों में। तो देखा जाए हर घर जल योजना के तहत हो रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या उद्देश्य था इसका? ग्रामीण क्षेत्रों में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यानी ग्रामीण जो भी क्षेत्र हैं किसी भी राज्य के, उसमें क्या करना है? ग्रामीण क्षेत्रों में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, अर्थात जल की उपलब्धता को बढ़ाना। और बात की जाए अगर शुरुआत कब हुआ था हर घर जल मिशन की, तो हर घर जल मिशन की शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत होती है किसकी? हर घर जल योजना की। और हर घर जल योजना के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति को जल देने की उपलब्धता को बताया गया है। यानी प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध कराने की ये योजना थी। अगर बात किया जाए कि हर घर जल मिशन जो है
जल जीवन मिशन के तहत ये काम करता है। यानी ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत इसको हर घर जल मिशन को लाया गया था। यहाँ हमने जैसे कि नोट कर दिया है, हर घर जल मिशन जो के तहत जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना लाया गया था। यानी हर जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना को लाया गया था। और बात की जाए अगर पंजाब की, क्योंकि पंजाब हाल ही में चर्चा में रहा और 5वां राज्य भी बना है, तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में पंजाब राज्य की राज्यपाल हैं। और बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो कौन है वर्तमान में? भगवंत मान वर्तमान में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 नंबर प्रश्न क्या है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है जो अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण की तरफ स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप को जब आप लोग मैप में देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका और 2-3 देश अगल बगल में है, तो जिम्बाब्वे है जो ये भी काफी हमेशा चर्चा में रहता है। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप का देश है। यहाँ पे जिम्बाब्वे ने क्या किया है? मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून लाया। अर्थात क्या किया है जिम्बाब्वे देश ने? संसद में अपने यहाँ कानून लाया है जिसको मृत्युदंड जो था उसको रोका जा सके और उसमें मृत्युदंड को किसी और दंड की तरफ लाया जा सके, ताकि वो मृत्युदंड ना हो, कारावास हो और कोई दंड दिया जा सके, परंतु मृत्युदंड को रोका जा सके वहां पे। इसलिए जिम्बाब्वे की संसद द्वारा संसद में एक कानून लाया गया है। अब बात जिम्बाब्वे की है, जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे। और मुद्रा अर्थात करेंसी क्या है जिम्बाब्वे की? तो जिम्बाब्वे गोल्ड यहाँ की मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है? इमरसन मनांगवा। कौन है राष्ट्रपति जिम्बाब्वे की? तो इमरसन मनांगवा वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। अगला देखा जाए 16 नंबर प्रश्न आज का करंट का, तो वित्त वर्ष 2024 में भारत की काफी निर्यात में 29% की वृद्धि की गई। अर्थात जो भारत में जो भी काफी निर्यात होता है अन्य देशों में जाता है, इंपोर्ट मिस होता है मंगवाना, एक्सपोर्ट मिस निर्यात करना। तो वही कह रहा है कि भारत की जो वित्त वर्ष 2024 में भारत की काफी निर्यात में 24% की वृद्धि की गई। अर्थात जो भारत में जो कॉफी उत्पादन हो रहा है और जो भारत से बाहर बेचा जा रहा है, अन्य देशों में पहुंचाया जा रहा है, उसमें कितनी परसेंट की वृद्धि आई है? 29% की वृद्धि आई है। यानी क्या कह रहा है? वित्त वर्ष 2024 में भारत की काफी निर्यात में 29% की वृद्धि दर्ज की गई। तो हमने जैसा कि बताया कि भारत में जो भी उत्पादित हो रहा है काफी, उसको बाहर अन्य देशों में भेजा जा रहा है, जिसमें क्या हुआ? 29% की क्या हुई? वृद्धि दर्ज की गई है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात की जाए अगर भारत के प्रमुख काफी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो काफी उत्पादक राज्य में पहला सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा काफी उत्पादन कौन करता है? कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य उत्पादन करता है। कितना? 71%। पूरे भारत में जिन राज्यों में होता है काफी उत्पादन, उसका 71% केवल अकेले कर्नाटक राज्य उत्पादित करता है काफी उत्पादन। और बात की जाए अगर अगला केरल, तो केरल 21% काफी उत्पादक करता है। तो इस तरह से दूसरे स्थान पर है, यानी पहला कर्नाटक, दूसरा केरल और तीसरा तमिलनाडु राज्य है। यानी ध्यान देंगे आप लोग कि कर्नाटक सर्वाधिक 71% पहला नंबर, दूसरा स्थान पर केरल राज्य है 21% और तमिलनाडु 5% के साथ तीसरे स्थान पर काफी उत्पादक राज्य है। इस तरह से हमने आज के करंट अफेयर को जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे 11, 12, 13, 14 जनवरी 2025 के, इसको हमने डिस्कस किया। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने, जो भी आगे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे या जो भी प्रश्न छूटे होंगे करंट अफेयर की दृष्टि से, उसको हम लोग अगले करंट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम जरूर उसको शामिल करेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।